नमस्कार, मैं हूं आयुष चतुरांश और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज हम देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर के और रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर देश में हर हिस्से में दिल्ली से कश्मीर तक और मुंबई से लेकर यूपी तक रोहिंग्या मुसलमान देश पर बोझ बनते जा रहे हैं। साथ ही कभी कभी एक खतरा भी बन जाया करते हैं। अब सीए पर कानून पारित होने के बाद लग रहा था कि रोहिंग्या मुसलमानों की अब खैर नहीं है, लेकिन सियासत कहीं ना कहीं रोहिंग्याओं को जिंदा भी रख रही है। अभी दिल्ली में दंगा हुआ तो रोहिंग्या मुसलमानों का जिक्र हुआ, कानपुर में दंगा हुआ तो रोहिंग्या मुसलमानों का नाम आया, शाहीन बाग में सीए के खिलाफ प्रदर्शन हुआ तो रोहिंग्या मुसलमानों ने हिंदुस्तानी नागरिकों की आड़ में बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। अब ऐसे में रोहिंग्या मुसलमान देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए क्या खतरा बन रहे हैं? इसी कड़ी में कानपुर के सांसद ने खत लिखा है। इसमें सांसद ने यह जिक्र किया है कि कानून व्यवस्था के लिए रोहिंग्या मुसलमान देश के लिए खतरा हैं। वहीं इन दिनों देश में त्योहारों का भी सीजन है और सभी देशवासी अपने अपने त्योहार को मना रहे हैं। अब ऐसे में सूफी खानकाह के अध्यक्ष कौसर हसन मजीदी ने भी आशंका जाहिर की है कि पीएफआई ईद के मौके पर दंगा करा सकती है। अब इसी आशंका के चलते सूफी ने गृह मंत्री अमित शाह को भी एक पत्र लिखा है। तो इन सारे पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ, लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्या रोहिंग्या बड़ा खतरा उत्तर प्रदेश के अंदर भी बन सकते हैं? क्योंकि जो पत्र लिखे जा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह को, उसके बाद यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, और अगर इस तरह की स्थितियां बन रही हैं तो इनको लेकर के सुरक्षा एजेंसियां आखिर कितनी अलर्ट हैं? ये जो पत्र लिखे गए हैं इनके मायने क्या समझे जाएं, और क्या सियासत इस पूरे मामले पर जमकर हो रही है? यह भी सवाल इसके साथ है, क्योंकि जब भी जिक्र रोहिंग्या मुसलमानों का आता है तो फिर ऐसे में इस पर जो सियासत है वो भी आपको खूब होती हुई नजर आती है। अब चाहे दिल्ली के अंदर, चाहे सीए के मामले हो, या फिर अब ये मामला इसको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, कानपुर नगर में हम लोग जो भी लोग रेंट पे रहते हैं या झोपड़पट्टियों में रहते हैं, रेलवे ट्रैक के किनारे रहते हैं, या चाहे ऐसे किसी भी जगह पे रहते हैं जो यहाँ के स्थानीय निवासी नहीं है, तो हम उनका वेरिफिकेशन रैंडम बेसिस पे और सूचनाओं के आधार पे करते रहते हैं। पिछले वर्ष भी हमने 23 लोगों का वेरिफिकेशन किया जो कि संदिग्ध थे और जो असम के बरपेटा जनपद के पते पर थे, और बाद में वेरिफिकेशन की चीज़ें जो है सही पाई गई। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हम निरंतर करते हैं और हम आगे भी करते रहेंगे। और ऐसे सभी क्षेत्रों में कानपुर महानगर के जहाँ पे बाहर के लोग निवास करते हैं उनका वेरिफिकेशन करना, और ऐसे लोग जो कि संदिग्ध पाए जाएंगे उनकी शिनाख्त कर उचित कार्यवाही करना, ये एक निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है और हम इसे आगे भी करते रहेंगे और बेहतर तरीके से करते रहेंगे। आज भी इस कौम में हीरे मोती है, मगर इस हीरे मोतियों को समझने की, परखने की अक्ल हमें रखना चाहिए, वरना ये लोग आपके लिए लड़कर जेलों में सड़कर चले जाएंगे। इधर आए हुए लोगों को मैं कहना चाहता हूं, टॉक टू पीपल। वी आर इन ए डेमोक्रेसी, वी आर स्टिल इन ए डेमोक्रेसी। हमें डेमोक्रेसी में है, यह खत्म होने वाला है। यह आरएसएस इसको खत्म कर देगा, यह बीजेपी इसको खत्म कर देगा। वी हैव टू प्रोटेक्ट अवर डेमोक्रेसी, वी हैव टू प्रोटेक्ट अवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है, हमें हमारे डेमोक्रेसी को बचाना है। तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो डेमोक्रेसी को बचाने की बात कही जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल रोहिंग्याओं को लेकर के हैं, और रोहिंग्याओं की तरफ से जिस तरह की अब इनपुट्स मिल रहे हैं उसके बाद ये सियासत होना भी लाजमी है। लेकिन क्या सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा है? क्योंकि पत्र जो लिखे गए हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के हमारे सहयोगी ने जायजा लिया है, ये रिपोर्ट देखिए। कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी द्वारा पुलिस आयुक्त कानपुर नगर को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जो कानपुर शहर में बांग्लादेशी व रोहिंग्या रह रहे हैं उनकी शिनाख्त करके उनको शहर के बाहर निकाला जाए। जिस तरीके से इन लोगों द्वारा रेलवे पटरियों के किनारे, सिंचाई विभाग के नहरों के किनारे, आसपास नगर निगम के फुटपाथों पर, शहर के प्रमुख व्यस्ततम चौराहों के निकट अवैध रूप से कब्जा करने के साथ साथ शहर की कब्रिस्तान की भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसके चलते जिस तरीके से ये अवैध रूप से रह रहे
रहे गैर भारतीय नागरिकों को शहर में कानून व शांति व्यवस्था की स्थिति में विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। यदि इनकी इस अवैध गतिविधियों का समय रहते सशक्त कार्रवाई नहीं की गई तो गतिविधियां अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगा सकती हैं, जिसके चलते पुलिस कमिश्नर को अब ये चिन्हित करना पड़ेगा कि जो आसपास की अवैध बस्तियां हैं उनमें रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेशी जो रह रहे हैं उनको चिन्हित करके उनको शहर से हटाने का काम किया जाएगा। जल्द ही इस पर पुलिस कमिश्नर कार्रवाई करेंगे। सांसद द्वारा ऐसा पत्र उनको लिखा गया है। कैमरा पर्सन आरुष के साथ राहुल वाजपेयी, इंडिया न्यूज़, कानपुर। तो उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग जगहों पर आपने देखा कि इसके पहले भी खासतौर से जब सीए के प्रोटेस्ट हो रहे थे तो उस समय भी ये कई कनेक्शंस इन रोहिंग्या मुसलमानों के साथ जुड़े थे। और अब इसको लेकर के जो सवाल उठने शुरू हो गए हैं या फिर जो बातें कही जा रही हैं या खुद अगर सांसद इस तरीके का पत्र गृह मंत्री को लिख रहे हो तो ये बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि अभी ईद का भी त्यौहार है और उसके बाद भी आगे जो त्यौहार होने वाले हैं उसमें कहीं क्या ये सुरक्षा के लिए खतरा बनेंगे। आज इस पर हम चर्चा करते हैं, क्योंकि ये जो पत्र लिखे गए हैं ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं, उसके बाद इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ सूफी कौसर हसन मजीदी जुड़ रहे हैं, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सूफी खानका एसोसिएशन के। सूफी कौसर हसन मजीदी जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। सुरेंद्र मैथानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। सुरेंद्र मैथानी जी, आपका भी स्वागत है। शशांक यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व एमएलसी रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। शशांक यादव जी, आपका भी स्वागत। फजील अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। फजील अहमद जी, आपका भी स्वागत। और चक्रपाणी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के। चक्रपाणी महाराज जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले सुरेंद्र मैथानी जी, मैं आपके पास आऊंगा और किस तरह से इसको आप देख रहे हैं, क्योंकि रोहिंग्याओं को लेकर के पहले भी कई सवाल उठते रहे। दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश तक हम लोगों ने देखा कि रोहिंग्याओं को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठे थे, लेकिन अभी सांसद खुद एक पत्र लिख रहे हैं जिसमें इस बात का जिक्र है कि ये कहीं ना कहीं जो माहौल है उसको बिगाड़ सकते हैं या देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। गृह मंत्री को उसको लेकर के पत्र लिखा गया है। कैसे इसको आप देखते हैं सुरेंद्र मैथानी जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं। चलिए, सुरेंद्र मैथानी जी से शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, मैं उनके पास जाऊंगा, दोबारा उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन चक्रपाणी महाराज चूंकि हमारे पास जुड़े हुए हैं, हम उनका रुख कर लेते हैं। चक्रपाणी महाराज जी, कैसे देखेंगे इस पूरे प्रकरण को, चूंकि एक बार पत्र फिर से लिखा गया है, माहौल खराब करने या फिर देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा इनको बताया गया है रोहिंग्याओं को, कैसे देखते हैं इसको आप? आयुष जी, एक आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, आप जानते हैं किस प्रकार से इस बात रोहिंग्या किस प्रकार से भारत घुसपैठ हुआ या बांग्लादेशी घुसपैठ, ये जब हम इसकी चर्चा करते हैं कई इससे यहाँ पे मुस्लिम संस्था ये समझ लेते हैं कि उनको इस्लाम से जोड़ लेते हैं, इसलिए हिंदू और मुसलमान सभी लोगों को भारतवासी सबके लिए खतरा साबित हो रहे हैं। और जितने भी अधिकतर आपराधिक अपकांड, चाहे हत्या, प्रकार की चीजें हैं, वो उसके मिलता है, क्योंकि गैर जिम्मेदार लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो अपने वहां से भाग करके आए हैं, वो मुसलमान है, और आकर के यहाँ पे भारत की हिंसा करने पे कतराते नहीं, किसी को मारने पे कतराते नहीं, दंगा फैलाने पे कतराते नहीं, किसी भी तरह के जो अपराधी। चलिए, चक्रपाणी महाराज जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही, मैं दोबारा से आपके पास एक बार फिर से कनेक्ट होने की कोशिश करूंगा। लेकिन सूफी कौसर हसन मजीदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी मैं रुक कर लेता हूं। सूफी कौसर हसन मजीदी जी, आपकी तरफ से भी इसी तरह की एक जो पत्र है वो लिखा गया है जिसमें आपने भी इन्हीं बातों को कहीं ना कहीं उठाया है, कैसे इसको देखते हैं और क्या एक बड़े खतरे के तौर पर रोहिंग्याओं को देखा जाए, कैसे इसको देखा जाए? सूफी कौसर हसन मजीदी जी, एक बार अपना माइक अनम्यूट कर ले, मुझे लग रहा है शायद म्यूट हैं आप। मजीदी जी, आपको आवाज मिल रही मेरी? चलिए, आपकी भी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है, कुछ मुझे लग रहा तकनीकी समस्या है। मैं फजील जी आपके पास आता हूं। फजील अहमद जी, कैसे देख रहे हैं ये जो पत्र लिखे जा रहे हैं, क्योंकि इसमें रोहिंग्याओं को लेकर के कई बातें हैं जिसमें आंतरिक सुरक्षा से लेकर के कई तरह की बातें इसके अंदर कही गई हैं, क्या वाकई में एक बड़े खतरे के तौर पर इनको देखा जाए? देखिए, देश के लिए अगर खतरा कोई है तो चाहे वो भारत का हो चाहे भारत के बाहर का हो, वो खतरे को खतरे के वजह से देखना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि रोहिंग्या मुसलमान है इसलिए हम उनका पक्ष ले रहे, या किसी को भी ये बात नहीं कहना चाहिए कि अगर वो मुसलमान है तो उस दंगा फैला रहे या आतंकवाद कर रहे या कोई भी बात कर रहे। देखिए, सीमा हमारी बहुत मजबूत सीमा है, सीमा पार करके अगर कोई देश के अंदर आ रहा है
तो निश्चित रूप से सरकार का कुछ तो कुछ उसमें सहयोग है, तभी वो आ रहा है। बिना सरकार के सहयोग के तो कोई बॉर्डर पार कर सकता नहीं। कहीं सरकार अतिथि देवो भव के तहत हमारी सरकार जो है सबको सम्मान देकर के भारत में लाती है। आज से नहीं, आजादी के बाद से जब बांग्लादेश अलग हुआ तब से ये सिलसिला चल रहा है। और अभी भी सीए कानून बना, स्पेशल लोगों को मान्यता नागरिकता देने का कानून बनाया देश ने। तो हम ये कह सकते हैं कि खतरा चाहे अंदर से हो चाहे बाहर से हो, यदि कोई समाज और देश के लिए खतरा है तो निश्चित रूप से हमारी सरकारी एजेंसियों को बिना किसी के पत्र लिखे या किसी के कुछ कहने के बजाय उसको हमेशा अपने निगाह से देखना चाहिए और उसको न्याय के तरीके से देखना चाहिए। देश को बचाना है। हमारा देश कहीं कोई एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। अगर एक आदमी भी कोई गलत कर रहा है या गलत करेगा तो उसको निश्चित रूप से उसको देश की एजेंसियों को उसको नजर रखनी, उस पर कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। मैं तो इसका पक्षधर हूं। और राष्ट्र सांसद और विधायक क्या करते हैं मैं उस पर नहीं जाता हूं। सांसद क्या कह रहे हैं, देश मतलब सांसद जी ये कह रहे हैं कि भाई देश की सारी एजेंसियां कोई काम नहीं कर रही हैं, यही कहना चाहते हैं सांसद जी। मेरा तो ऐसा लगता है कि सांसद जी एजेंसियों को बता रहे हैं कि देखिए ये लोग खतरा है, ये है। इसका मतलब कि देश की एजेंसियां जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो बिल्कुल बेकार है, किसी काम लायक नहीं है। उनको कुछ पता नहीं है कि कौन क्या फितना फैला रहा है, कौन क्या कर रहा है। सांसद और विधायक की चिट्ठी पर मैं बात नहीं करता, मैं सीधे सीधे ये बात कहता हूं, खतरा चाहे किसी से भी हो, चाहे देश के अंदर से हो, लेकिन सांसद और विधायक भी तो इसी देश के नागरिक है ना। सांसद और विधायक भी तो इसी देश के नागरिक है ना फजील अहमद जी। देखिए जितना चिंतित आप हो सकते हैं वो तो वहां के प्रतिनिधित्व करते हैं, तो भाई वो तो अगर उनको लग रहा है तो रेखांकित करेंगे। अगर कल को कोई बात आप उठाएंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अगर आपके आसपास भी आपको लगेगा कि कोई चीज संदिग्ध है, फजील अहमद जी मेरा सवाल सुने पहले, फजील अहमद जी मेरा सवाल सुनिए। फजील अहमद जी देखिए ठीक है, आपने कहा कि आप सांसद और विधायकों के पत्र पर नहीं जाते क्योंकि वो सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि फजील अहमद को अगर ये लगे कि कहीं कोई चीज संदिग्ध है और आप उसको रिपोर्ट करें तो क्या मैं ये मान के चलूं कि आप इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे कि हमारी कोई एजेंसियां काम नहीं करती हैं? ये तो भाई वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो उनका बात उठाना लाजमी है और अच्छा है कि उन्होंने इस बात को उठाया। अगर आप इससे इत्तेफाक रखते हैं तो बिल्कुल मेरा इत्तेफाक है, लेकिन पत्र सांसद और विधायक लोग अपनी राजनीति के तहत काम करते हैं। वो किस पार्टी के हैं, क्या उनका मैनिफेस्टो है, ये सब चीज मायने रखता है। हमारे देश के अंदर हम समाज में रहते हैं, आप भी समाज में रहते हैं। यहाँ पे राजनीतिक पार्टी के जो सांसद और विधायक हैं उनकी पूरी सोच, पूरी कार्यशैली अपने दलगत राजनीति और जात धर्म मजहब के आधार पर जो उनकी राजनीति को सूट करता है। लेकिन सूफी कौसर हसन मजीदी जी ने भी तो पत्र लिखा ना भाई। देखिए ठीक है, आपने कहा क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं इसलिए हो सकता है कि उनकी टाइमलाइन ये हो या उनका एजेंडा हो या उनका राजनीतिक व्यक्तिगत मकसद हो सकता है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, सूफी कौसर हसन मजीदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसी चर्चा में बैठे हैं, मैं उनके साथ कनेक्ट होऊंगा। लेकिन मुझे बताइए कि सूफी कौसर हसन मजीदी जी भी तो ये पत्र लिख रहे हैं ना, सूफी कौसर हसन मजीदी जी भी तो ये पत्र लिख रहे हैं ना, उनकी क्या राजनीति है इसके पीछे? फजील अहमद जी सुन लीजिए, देखिए अभी लोकसभा की कार्रवाई खत्म हुई है तो सांसद जी को, गृह मंत्री को लोकसभा के अंदर ही ये सवाल उठा देना चाहिए था। गृह मंत्री जी तुरंत उसका जवाब दे देते, पूरा देश जान जाता है कि क्या मामला है क्या नहीं मामला है। आप लोकसभा में सवाल नहीं उठा रहे और बाद में आके डीएम को पत्र लिख रहे हैं या गृह मंत्री जी को पत्र लिख रहे हैं, तो ये तो पूरी तरह से राजनीतिक बात है ना। सांसद का पावर संसद में है, वो संसद में क्यों नहीं उठाए? अभी 1 महीना पहले पूरी संसद चली है, 15 दिन हुआ अभी पूरी संसद चली है, उस पूरी संसदीय कार्य में तो इनपुट्स आने में हो सकता है टाइम लगाओ भाई फजील अहमद जी। हो सकता है कि सांसद महोदय को अब पता चला हो कि हाँ ये हो सकता है, इसलिए उन्होंने पत्र लिख दिया। मतलब एक सांसद को अब पता चला है, 15 दिन पहले लोकसभा चल रही थी तब उनको नहीं पता था। इनपुट्स आने में तो समय लग सकता है ना, हो सकता है कि 2 दिन बाद भी पता चलता, लेकिन वो पत्र लिख रहे हैं, कम से कम इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए ना। तो सर और मुझे ये बताइए, चलिए आपने तो सांसद, आपने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि चलिए ठीक है उनका राजनीतिक, इसके पीछे कोई भी मंतव्य हो सकता है, मैं आपकी इस बात से भी इत्तेफाक रख सकता हूं। सूफी कौसर जी ने भी तो एक पत्र लिखा ना, वो तो राजनीतिक शख्सियत नहीं है, उन्होंने क्यों लिखा? सूफी कौसर साहब तो लोकसभा में नहीं जा सकते ना, तो उन्होंने लिखा ना पत्र, इसका मतलब तो इंगित हो रहा है ना कि कम से कम है खतरा, तो उसमें राजनीति के चश्मे से क्यों देखते हैं? फजील अहमद जी आप उसको राजनीतिक चश्मे से क्यों देख रहे हैं? खतरा तो खतरा है ना, खतरा तो खतरा है ना। पार्लियामेंट में जाके सवाल मैं ये कह रहा हूं कि खतरा तो खतरा है ना।
जरूरी है कि उसको राजनीतिक चश्मे से देखा जाए? फजील अहमद जी, ये जरूरी है क्या कि उसको राजनीतिक चश्मे से देखा जाए? फजील अहमद जी, इसमें राजनीतिक चश्मा क्यों लगा रहे हैं? देश की सुरक्षा के लिए जो खतरा है वो खतरा है, उसको लोकसभा के अंदर रखें, उसको पत्र लिख करके बताएं या कोई अन्य बताए या फजील अहमद खुद बताएं। उसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखेंगे तो मुझे लगेगा कि ज्यादा बेहतर होगा। शशांक यादव जी, ठीक है, फजील जी, ठीक है। शशांक यादव जी, ये जो पत्र लिखे गए इसके क्या मायने हैं, इसको कैसे समझते हैं आप? देखिए, ये क्रॉस क्वेश्चन आपने फजील भाई से ज्यादा कर दिए। बड़ा जेन्युइन सवाल वो उठा रहे थे कि दिल्ली की भी सरकार और प्रदेश की भी सरकार है और सांसद को अगर लिखना पड़े, वो भी सत्ताधारी दल के उसको, यानी कि कहीं ना कहीं कोई कमी लगी होगी तभी सांसद को पत्र लिखने को बनी। ये उनका लेटर सीधे सीधे जो है वो इस तरफ इशारा कर रहा है कि शायद लोकल लेवल पे प्रशासन उतना एक्टिव नहीं है जितना सांसद जी के हिसाब से होना चाहिए। ये तो एक पक्ष है और इस पे गवर्नमेंट जवाब दे रही है कि एक सांसद को क्यों पत्र लिखना पड़ा। और जहां तक बात रोहिंग्या की, क्योंकि आपकी डिबेट के दो पहलू है, एक सांसद जी का पत्र और दूसरा रोहिंग्या प्रॉब्लम। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हिंदुस्तान जो शरणार्थियों के संदर्भ अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है उसका मेंबर नहीं है। 1951 की ये ट्रीटी है, तो हिंदुस्तान बंधा हुआ नहीं है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मानक हैं शरणार्थी के लिए। ये केस टू केस पे गवर्नमेंट को पूरा अधिकार है कि वो किसी केस को माने, किसी केस को ना माने। ये अलग बात है कि इंटरनेशनली अपनी इमेज बनाने के लिए, जैसे आपने पूरा बांग्लादेश का 1.5 करोड़ लोग 1971 में बांग्लादेशी आपके पास आया था, बाद में वो धीरे धीरे वो वापस भी गए। और रोहिंग्यास को लेके एक 2011 में भी प्रॉब्लम आई थी। 91 लोग एक जहाज पे पाए गए गोवा के पास, और वहां पर उस समय की गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि हम रोहिंग्यास को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। और आज ज्यादातर जो है कॉक्स बाजार में बांग्लादेश में, क्योंकि जहाँ के ये मूल अपने को बताते हैं, बर्मा जो स्वीकार नहीं कर रहा है कि ये हमारे मूल नागरिक नहीं है। तो आज की तारीख में रोहिंग्यास एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, रोहिंग्यास स्टेटलेस है। और हर चूंकि भारत की सरकार किसी भी रूप में कन्वेंशन से बंधी हुई नहीं है, तो ये अपने विवेक से निर्णय ले सकती है। यूएनओ में 2-3 बार ये मसले उठे हैं रोहिंग्यास को लेके, और वहां पर भारत सरकार ने कहा कि हम असिस्ट करेंगे बांग्लादेश को, लेकिन हम अपने यहाँ लेंगे या नहीं लेंगे स्पेसिफिकली मना भी नहीं किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, लेकिन डिपोर्ट ही करते रहे। अभी फरवरी में 81 रोहिंग्यास एक अंडमान निकोबार के पास पाए गए वेसल पे, बिल्कुल भूखे प्यासे थे। इंडियन गवर्नमेंट ने उनको खाना पानी दिया, लेकिन ये बड़ा स्टैंड क्लियर किया कि हम अपनी मेन लैंड पे इनको नहीं आने देंगे। उधर थाईलैंड भी नहीं ले रहा था, बांग्लादेश भी नहीं ले रहा था। तो अगर आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे देखो कि ऐसे लोग का क्या होना चाहिए, वो एक एस्पेक्ट है। और भारत की सुरक्षा व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था और इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो एक अलग चीज है। तो ये एक बड़ी ही मानवीय और बड़ी सेंसिटिव समस्या है, जिसपे मुझे लगता है कि प्रॉब्लम है अपनी जगह पर। और गवर्नमेंट को इसमें, चूंकि वो कन्वेंशन से बंधी हुई नहीं है, तो गवर्नमेंट के पास अधिकार है वो रोहिंग्यास को लेती है कि नहीं लेती है। हम अपना एक स्वतंत्र देश है, हम एक डेमोक्रेटिक देश है। इस समस्या का मानवीय पहलू ज्यादा है। ऐसा तो नहीं होगा कि जितने वो 10,000 5,000 जो भी आ रहे हैं वो सारे के सारे अपराधी ही होंगे, लेकिन आशंकित हम रहते हैं कि जो बाहरी आदमी आ रहा है जिसके डिटेल्स हमको नहीं मालूम है। तो इसलिए यहाँ पर भी जरूरी है, जो सांसद जी ने, पचौरी साहब ने कहा कि साहब वो नहर के किनारे, जेल की पटरी पर, रोड की पटरी पर किनारे, रेलवे ट्रैक के किनारे तमाम लोग ऐसे फंसे हुए हैं। तो पुलिस की जो बीट सर्विस है, जो हल्के का सिपाही होता है, उसकी ड्यूटी ही यही होती है कि कोई भी नया अगर कोई नई एंट्री दिखाई पड़ती है इलाके में तो उसको रिपोर्ट करे। और अगर सांसद जी को ये लिखना पड़ा कि रोहिंग्यास को वो शक कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कानपुर पुलिस को इस पर स्पेसिफिकली काम करके जो भी हो अपने कार्रवाई करे। लेकिन इतना जरूर है कि सांसद जी के पत्र ने यह जरूर साबित कर दिया कि लोकल लेवल पे कहीं ना कहीं
एक कमी जरूर दिखाई पड़ रही है। ठीक है, आपका ये कहना है कि सांसद अगर पत्र लिख रहे हैं तो फिर ये लोकल लेवल पे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन उसको एड्रेस नहीं कर पा रहा, इसलिए मजबूरी में फिर सांसद को ये पत्र लिखना पड़ रहा है। ठीक है, मैं इस पर रिएक्शन ले लूंगा। हमारे साथ बीजेपी के नेता भी जुड़ चुके हैं, मैं उनका भी रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं सूफी कौसर हसन जी आपके पास आता हूं। सूफी कौसर हसन जी, आपने भी ये पत्र लिखा है, क्या एक बड़ी समस्या या एक बड़ी चुनौती के तौर पर इसको आप देख रहे हैं, और ये पत्र क्यों लिखना पड़ा? सूफी कौसर हसन मजीद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुझे लग रहा है शायद तकनीकी समस्या अभी भी बरकरार है। मैं देवेंद्र प्रमुख जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से, बहुत स्वागत है देवेंद्र जी आपका। देवेंद्र जी देखिए, सवाल यह है, क्योंकि एक तो सांसद पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, रोहिंग्या को यहां पर बैठे हुए पैनल के अंदर सभी लोगों ने कहा कि अगर कोई देश विरोधी काम कर रहा है तो सरकार को बिल्कुल उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, लेकिन सांसद को यह पत्र क्यों लिखना पड़ रहा है? और यह भी कहा गया कि अभी तो सेशन खत्म हुआ लोकसभा का, वहां पर अंदर रख सकते थे संसद के अंदर, लेकिन पत्र लिख रहे हैं, इसका मतलब जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है देवेंद्र प्रमुख जी, वो काम नहीं कर रहा सही तरीके से। सुरक्षा एजेंसियों को लेकर के भी सवाल है। देवेंद्र प्रमुख जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा। देखिए, सांसद जी ने जो पत्र लिखा है, हो सकता है उन्हें कुछ लगा हो कि कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है रोहिंग्या के मामले में। अब आपने देखा है कि ये किसी को ऐतराज नहीं है, लेकिन आज कह रहे हो ये अच्छी बात है, पर दिल्ली जैसा जो देश का राजधानी है, वहां शाहीन बाग से लेकर क्या क्या घटना घटी, कितने लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। दिल्ली में पहली बार जो दंगा हुआ था वो रोहिंग्या को लेकर ही हुआ था, एनआरसी मेन मुद्दा था उसमें। सांसद जी की अच्छी बात है, एक्टिव है। अगर कहीं प्रशासनिक चूक 19-20 लगी है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उनका विशेषाधिकार है, इसमें पार्टी का या पॉलिटिक्स का कोई मतलब नहीं है, उसे अदरवाइज लेना ही नहीं चाहिए। उसकी भाषा, वो भाषा जो है सीधी समझनी चाहिए। रोहिंग्या के खिलाफ, रोहिंग्या के खिलाफ पूरी दुनिया है, तो भारत भी होना चाहिए। भाई जिस देश से आए हैं, आप म्यांमार बराबर का देश है, निकल कर वहीं एडजस्ट हो, चाइना में चले जाओ, हमसे बहुत नजदीक है, उनकी सीमा लगी हुई है। भारत को चुनने का कौन सा मकसद है? ये भारत के लोग क्यों बार बार ये समर्थन करते हैं इस बात का? ये तो डिबेट में घुमाने वाली बात है। मैं स्पष्ट कर रहा हूं इस पर, अगर सांसद जी ने लिखा तो मैं स्वागत करता हूं उनके इस पत्र का। उन्हें कहीं संशय लगता, कोई चूक ना हो। भारतीय जनता पार्टी का ये एक सिस्टम है कि घटना होने से पहले जागरूक हो जाती है। लोगों को लगता है कि हम जो है कुछ कार्रवाई करें, हमें पता है जब हो जाता है, पहली सरकारों में हमें यही है, वो उसके बाद चलते थे और हम होने से पहले खड़े हो जाते हैं। ये फर्क है हम और उनमें। नहीं तो फिर इनको कौन प्रश्रय दे रहा है? क्योंकि सरकार आपकी है, केंद्र के अंदर भी, प्रदेश के अंदर भी, और अगर रोहिंग्या बड़ी समस्या बन रहे हैं तो जाहिर बात है, क्योंकि एजेंसियां सारी आपके हाथ में, आपको कार्रवाई भी करनी है, सांसद आपके पत्र भी लिख रहे हैं, कौन प्रश्रय दे रहा है इनको? भाई कम से कम उत्तर प्रदेश के अंदर तो मैं ये मान सकता हूं कि आपकी सरकार है, पूरा लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ आपके हाथ में, मेंटेन करिए। अगर लिख रहे हैं पत्र तो हटाइए भाई उनको वहां से। बिल्कुल हटेगा। मैं तो ये इसको कह रहा हूँ, श्रेय देने की बात है। आपको मैंने स्पष्ट कर दिया ना, इससे ज्यादा क्या होगा? जब लोग दिल्ली में बैठकर शाहीन बाग बना सकते हैं, इनके फेवर में कश्मीर तक जो है दंगे और फसाद हो सकते हैं, तो श्रेय देने की, स्पष्ट करने की कौन सी बात है? सबे पता है कौन श्रेय दे रहा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा थोड़ी है, वो तो चाहते हैं नहीं, लेकिन देवेंद्र प्रमुख जी, कहीं पर भी शाहीन बाग, भाई देखिए, अगर दिल्ली के अंदर भी आप ये कह रहे हैं तो वहां की भी तो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था आपके हाथ में है। कैसे हो रहा है? आपकी एजेंसियां क्या कर रही हैं? कैसे ये लोग इलीगल तरीके से रह रहे हैं, या फिर कैसे वो इन सारी चीजों में इन्वॉल्व हो जा रहे हैं? भाई क्वेश्चन मार्क तो आपके ऊपर खड़ा होगा ना, क्योंकि वहां का लॉ एंड ऑर्डर, दिल्ली का भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना वो आपके हाथ में, गृह मंत्रालय के अधीन है वहां। तो देखिए, मैं वही स्पष्ट कर रहा हूं, मेरी बात सुनिए। अगर हमारे अंदर है, हमने उस पर जरा सी शक्ति की तो धक्का हो गया, हम मच गया। आप जो है हम करते हैं। जब दिल्ली में क्या जहांगीरपुरी में परसों क्या हुआ था, जहांगीरपुरी में सरकार का जब बिल्डोजर चलना शुरू हुआ यूपी की तरह, तो पूरी दिल्ली हिल गई। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाकर लोग खड़े हो गए। अरे सांसद जो कहीं तक, जिनका कोई मतलब नहीं था, वृंदा क्रांत जैसे नेता हैं, जिनका कोई दिल्ली से मतलब नहीं है, रात को दिन में कोर्ट खुलवाते हैं पहले से ही, कोर्ट खुलवाकर वो खड़े हो गए। ये तो मानसिकता झलकती है, हमारे हाथ में है। आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तभी तो हम कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई होने दीजिए ना, जो गलत हो रहा है। नहीं तो देवेंद्र जी खुलकर बताइए ना, कौन है भाई इसके पीछे? कौन है प्रश्रय, कौन दे रहा है? मेरा सवाल तो यही है ना देवेंद्र जी, कौन है प्रश्रय दे रहा? आपने कहा कि ये खड़े हो जाते हैं, वो खड़े हो जाते हैं, प्रश्रय कौन दे रहा है? देखिए, मैं एक मुश्त विपक्ष जितना भी है, आज की तारीख में पिटे एक हो जाते हैं, और चोर मुसेरे भाई कहने में कोई मुझे प्रेज नहीं, मैं स्पष्ट बोलता हूं हमेशा। वो सब लोग हैं जो हार रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को झेल नहीं पा रहे, कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हैं, चाहे रोहिंग्या का हो, एनआरसी का हो, या कोई भी मुद्दा हो, या कोई ऐसी ताकतें हैं जो देश विरोधी हो, उनको किसी ना किसी रूप में समर्थन देना और देश में शांति भंग हो ऐसी व्यवस्था करना, ये प्रयासरत रहते हैं।
ठीक है फजील अहमद जी, देखिए आपने कहा कि भाई देखिए सांसद ने पत्र क्यों लिखा, सवाल फिर वहीं पर आके खड़ा हो गया कि आखिर प्रश्रय इनको फिर कौन दे रहा है, पॉलिटिकली चश्मे से या राजनीतिक चश्मे से जब देखेंगे और देश के लिए समस्या है तो फिर ये समस्या तो खड़ी होगी। फजील अहमद जी देखिए, समस्या तो हमने कह दिया कि तभी खड़ी होती है जब कानून अपना काम नहीं करता है। अब सुप्रीम कोर्ट को, बीजेपी के लोग सुप्रीम कोर्ट को भी अच्छा नहीं मान रहे कि मतलब अगर जहांगीरपुरी में कोई घटना हुई तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए था। भाई सुप्रीम कोर्ट आपके फेवर में कोई काम करे तो सुप्रीम कोर्ट अच्छी, और सुप्रीम कोर्ट अगर किसी और के फेवर में काम करते तो सुप्रीम कोर्ट खराब। ये बात तो ठीक नहीं है ना। अगर कुछ गलत था तो सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है, वो निश्चित रूप से उस पर रोक लगाया है, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को तो नजर आया होगा ना कि कुछ गलत हो रहा है। देखिए, राजनेता हमेशा इस देश के अंदर, आपको पता है कि जहां धर्म मजहब और तमाम राजनीतिक फायदों के लाभ नुकसान के चलते राजनीतिक पार्टियां अपना काम करती हैं, ये किसी से छिपा नहीं, जग जाहिर है। चाहे कोई पार्टी हो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, हर पार्टी अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपने जहां धर्म मजहब के चश्मा लगा लेती है, उसी धर्म उसी हिसाब से वो काम करती है। तो आप मानते हैं कि रोहिंग्या के मामले में भी कम से कम राजनीतिक पार्टियां या फिर राजनीति हो रही है, इस वजह से इस समस्या का समाधान अब तक नहीं हुआ है? सर, कानपुर उत्तर प्रदेश में है, बांग्लादेश के बॉर्डर पे तो नहीं है, म्यांमार के बॉर्डर पे तो नहीं है, रोहिंग्या के बॉर्डर पे तो नहीं है। अगर कोई म्यांमार से चल करके, रोहिंग्या से चल करके और कानपुर तक पहुंचा है तो निश्चित रूप में कई राज्य की सरकारें हैं और पूरी देश की सरकार है, वहां तक कैसे पहुंच गए, दिल्ली तक कैसे पहुंच गए, कैसे वो रह रहे हैं, कैसे भारत के अंदर आ गए, और एक दो की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में आ रहे हैं। तो आप मैं बार बार कह रहा हूं कि सांसद और विधायक और राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे नुकसान के लिए जाति धर्म मजहब को इस्तेमाल करती हैं, अपने चश्मे से काम करती हैं। हर पार्टी सबसे पहले उसको अपना राजनीतिक लाभ दिखता है, उसके बाद देश समाज जनता, ये सब बाद भी चीज देखी जाती है। इसलिए मैं इसको ज्यादा ये निश्चित रूप से, अब अभी शशांक यादव जी ने कहा कि अगर 5,000 है तो 5,000 तो उसमें आतंकवादी नहीं है या 5,000 क्रिमिनल नहीं है, एक दो हो सकते हैं, 10-20 भी हो सकते हैं, लेकिन इस बात के लिए कि एक मछली को पकड़ने के लिए पूरे तालाब का पानी निकाल दिया जाए और सारी मछलियों को मार डाला जाए, ये तो न्याय नहीं है ना। अगर कोई एक आदमी गलत कर रहा है, दो आदमी गलत कर रहा है, तो उसके लिए भारत कटिबद्ध है। अतिथि देवो भव, तमाम तमिलनाडु के अंदर श्रीलंका से आज भी लोग आ रहे हैं, किसी के पेट में दर्द नहीं है। श्रीलंका से जो हालात बन रहे हैं, पिछले कितने साल से करोड़ों रिफ्यूजी श्रीलंका से तमिलनाडु में आके रह रहे हैं, खुल्लम खुल्ला रोज आना जाना लगा हुआ है, सरकार को भी पता है, सबको पता है। लेकिन तमिल आ रहे, तमिलनाडु में आकर के रह रहे, श्रीलंका से आ रहे, किसी के पेट में दर्द नहीं है। अगर वो मुसलमान होते तो शायद उनसे भी पेट में दर्द होती। ये बड़ी बात आपने कही, क्योंकि रोहिंग्या के आगे मुसलमान लगा हुआ है, इसलिए आपको लग रहा है कि ये मामला ज्यादा उठाया जा रहा है। यही बात कहना चाहता हूं मैं, बस इतनी सी बात है। और मैं ये नहीं कह सकता कि कोई दल पार्टी अपनी, कोई नहीं कह सकता है कि जात बिरादरी मजहब धर्म के चश्मे से पार्टियां काम करती हैं, चाहे कोई पार्टी हो। हम किसी पार्टी को क्लीन चिट नहीं दे रहे और किसी को आरोपी नहीं बना रहे। शशांक यादव जी, पॉलिटिकली चश्मे से देखते हैं आप लोग, इसीलिए समस्या बनी हुई है, और कैसे आ गए तो सवाल है ही। और तमिलनाडु में आ रहे हैं तो उस पर पेट में दर्द नहीं हो रहा। श्रीलंका से जो तमिलनाडु में आ रहे हैं, ठीक है, इलीगल माइग्रेंट्स कहीं से भी हैं, वो खतरा है देश के लिए, ये तो होना ही चाहिए। शशांक यादव हमने प्रधानमंत्री को नहीं, ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा। और मुझे लगता है फजील अहमद जी, आपको इसको लेकर के एक पत्र लिख देना चाहिए गृह मंत्री को कि भाई तमिलनाडु में जो आ रहे हैं, भाई उन पर भी जरा संज्ञान ले लें, आप उस पर भी लिख दें। नहीं, सैकड़ों पत्र लिख सकते हैं, लेकिन सुनता कौन है हम लोग की? अरे आप लिखिए तो सही भाई, कम से कम आप लिखेंगे। धन्यवाद, क्या बुलाते हैं, हम दिल की बात अपनी टीवी पर आपके साथ। नहीं, बिल्कुल, हम लोग तो हैं, इसीलिए हम लोग तो हैं भाई, इसलिए। शशांक यादव जी, राजनीतिक चश्मे से जब देखेंगे तो समस्या का समाधान कैसे करेंगे? राजनीतिक चश्मे से मतलब क्या है ये बताइए। पूरी दुनिया में रिफ्यूजीज को लेके दो बड़े क्लियर कट कंसेप्ट हैं। एक कंसेप्ट, आप इसको रोहिंग्या या तमिल या उस पर मत जाइए, आप ये देखिए कि दूसरे देश के आदमी को अपने देश में आप एंट्री देंगे कि नहीं देंगे, कंसेंसस आपकी देश में क्या निकल के आती है। पूरा का पूरा यूरोप में जर्मनी का चुनाव हो, चाहे फ्रांस का चुनाव हो, सीरिया से जो मिग्रेशन हुआ उसको लेकर बाकायदा देश दो धड़ों में बंट गया, चाहे वो फ्रांस की स्थिति हो चाहे वो जर्मनी की स्थिति हो। वहां पर पॉपुलेशन कम हो रही है तो उनको लग रहा है कि हमें बाहर के लोगों की जरूरत है, तो एक बहुत बड़े तबके ने वहां पर एंट्री दी। हमारे यहाँ ऑलरेडी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि ये देश बहुत ज्यादा रिफ्यूजीज का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता है, और इसीलिए 1951 में जो हमने कन्वेंशन हुई थी उसके सिग्नेचरी हम नहीं है, आज भी हमने सिग्नेचर नहीं किया है।
और मैंने इसलिए दोनों ही गवर्नमेंट की बात बताई, बीजेपी की गवर्नमेंट का लेटेस्ट मैंने बताया और 2011 में यूपीए की गवर्नमेंट की। तो हमारे सामने एक स्थिति ये निकल के आ रही है। तो अगर गवर्नमेंट तो बड़ा क्लियर कट इस पे, क्योंकि है क्या, इंटरनेशनल छवि के लिए अगर आप रोहिंग्यास के बारे में भारत के सरकार का जो यूएनओ में प्रतिनिधि है उनके बयानों को अगर आप पढ़ेंगे कि साहब हम बड़ा ह्यूमैनिटेरियन है, उनके साथ बड़ा गलत हो रहा है, बांग्लादेश बड़ा सही कर रहा है और हम बांग्लादेश को असिस्ट भी कर रहे हैं, कॉक्स बाजार में जितने रोहिंग्या रुके हुए हैं वहां पर जितने हमारे भाजपा के साथी अभी बोल रहे हैं, इस टाइप का कोई भी स्टेटमेंट यूएनओ में नहीं है। क्योंकि वहां पर आपको अंतरराष्ट्रीय छवि बनानी है। यहाँ पर जो स्थिति आ रही है कि ये आपको पॉलिटिकली फेवर कर रहा है। अब आप व्यक्तिगत मुझसे अगर आप पूछे कि इस ट्वीट पे आपकी क्या राय है रोहिंग्यास के बारे में, तो मेरा सीधे सीधे ये मानना है कि भारत के देश में रिफ्यूजीज की गुंजाइश नहीं है। ऑलरेडी हमारे संसाधन इतने कम है, चाहे वो रोहिंग्यास हो चाहे वो तमिल्स हो। अब तमिल्स को वहां पर एंट्री जब मिलती है तो वहां की वो साउथ की पॉलिटिक्स है, वहां पर एंट्री हो रही है और जैसे फजील भाई बोल रहे हैं वहां पर साइलेंस है। रोहिंग्यास को लेके जब चीज को कुछ अगर एनजीओ या दूसरे लोग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन किया है 1-2 बार में, तो अभी हमारे देवेंद्र भाई ने बड़े आसानी से विपक्ष के साथ सुप्रीम कोर्ट भी जोड़ दिया। ये जो एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड कहीं भी डेमोक्रेटिक एटीट्यूड नहीं है कि साहब जो है सुप्रीम कोर्ट ने रात को दरवाजा खोल के जो सुन लिया और उसके ऑर्डर को लेके पहुंच गए। वृंदा करण जी जहांगीरपुरी में गई थी तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेके गई थी, वहां वो ऐसे करने नहीं गई थी। कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा सिंपल सा सवाल किया था कि भाई आप गिराने जा रहे हैं तो आपने नोटिस दिया कि नहीं दिया, इतनी सी बात तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और कोई ऑर्डर नहीं। तो इस तरह से पॉलिटिकली कौन बोल रहा है, कौन किस पॉलिटिकल भाषा में बोल रहा है, वो आपके सामने है। मैं एग्जैक्टली अगर आप क्लियर कट मुझसे पूछो तो मेरा सीधे मानना है कि जब तक हमारा देश शरणार्थी वाली संधि का सदस्य नहीं बनता है तब तक इस देश को पूरा अधिकार है वो किसको देश के अंदर ले या ना ले। और इन प्रॉब्लम्स को, शरणार्थियों को लेके भारत एक अपना इस पर एक कमेटी बना सकता है, हाई लेवल कमेटी बना सकता है कि हमें क्या करना है इन परिस्थितियों में। क्योंकि कई बार मानवता के नाम पर आपको जैसे एंट्री आप देते हो तो आप वहां पर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड ही देते हो और उन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स का लॉ एंड ऑर्डर में क्या फर्क पड़ना है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बाद में समझ में आते हैं। तो मेरा क्लियर कट मानना है कि कोई भी रोहिंग्या की प्रॉब्लम को लेके कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ओपनली नहीं, कहीं से भी कोई सपोर्ट के लेवल में मेरी जानकारी में किसी भी राजनीतिक दल ने अभी तक कोई समर्थन नहीं किया। वो ये सब कहते हैं कि जो भारत सरकार का जो इशू है वो, लेकिन रोहिंग्या की आड़ में जैसे कि पूरे के पूरे सीए एनआरसी के अभी देवेंद्र भाई ने कहा कि साहब वो पूरा उनका किया हुआ था। किसी भी होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट में या कहीं पर भी अभी तक इस तरह की चीजें सामने नहीं आई हैं कि ये मोटिवेशन सीए एनआरसी का मूवमेंट कहीं रोहिंग्या की तरफ से था। तो किसी मूवमेंट को बदनाम करना, जैसे किसानों के आंदोलन को खालिस्तानी कह देना कि साहब एक खालिस्तानी तत्व उसमें लगे हुए थे, पूरे किसान आंदोलन को ही आप कैस्टिगेट कर देते हैं। तो ये चीज एक अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, कहने के लिए हर आदमी। चलिए देवेंद्र जी इसका जवाब देंगे, लेकिन मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूं कौसर हसन मजीदी जी से मैं संपर्क करने की। कौसर हसन मजीदी जी, आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज? जी, अब मैं सुन पा रहा हूं। कौसर हसन मजीदी जी, ये जो पत्र लिखा आपने, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मैंने जो पत्र लिखा है वो पत्र पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की गतिविधियों के संबंध में लिखा है कि पिछले कई महीनों से उनके द्वारा जो गतिविधियां की जा रही हैं वो देश विरोधी हैं और कहीं ना कहीं जो अभी रिपोर्ट्स आई हैं उनमें उन गतिविधियों की वजह से रामनवमी के समय में जो भी दंगे फसाद हुए उसमें पीएफआई का नाम सामने आया। तो हमारा ये कहना है कि अभी हाल में ही उन्होंने कर्नाटक के मैसूर में पीएफआई के लोगों ने कुछ ऐसे बयानात दिए हैं जिससे कि सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं उसके चलते ईद पर माहौल ना खराब हो, तो उससे सचेत करने के लिए ये पत्र मैंने लिखा है। दूसरी बात, जो सांसद जी ने जो पत्र लिखा है, तो सांसद जी हमारे कानपुर नगर के सांसद जी सत्यदेव पचौरी जी ने जो पत्र लिखा है, तो उनको कहीं ना कहीं लगा होगा कि कोई समस्या है। तो उनके इस पत्र से एक बात तो स्पष्ट होती है कि
कानपुर नगर का जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वो आंखों में तेल डाल करके सोया हुआ है और उनको वो समस्याएं नजर नहीं आ रही हैं जो सांसद जी को नजर आई हैं। और यदि वास्तव में ऐसी कोई समस्या है, मैं शशांक जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। ये तो भारत की सरकार का अपना विवेक है कि वो किसको शरण देता है, किसको शरण दी जाए, किसको शरण नहीं दी जाए। इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। और जहां तक रोहिंग्याई समस्याएं हैं कि कानपुर जैसा संवेदनशील शहर जो एक व्यापारिक हब भी है, एजुकेशनल हब भी है, अगर वहां पर रोहिंग्याओं का अवैध रूप से कोई अप्रवासन पाया जा रहा है तो इसमें प्रशासन की बहुत बड़ी त्रुटि है और प्रशासन की ये मतलब कर्मण्यशीलता है कि उसने अभी तक इसको देखा ही नहीं और कैसे ये रोहिंग्याओं की बस्ती बन गई। लेकिन मजीदी साहब, पीएफआई का भी चूंकि आपने जिक्र किया और आपने स्पेसिफिकली जो पत्र लिखा वो पीएफआई को लेकर के है, ये इनपुट्स क्या हैं और आपको क्यों लग रहा है कि ये माहौल बिगड़ सकता है ईद के दिन? देखिए, ऐसा है कि पीएफआई ने 26 जनवरी 2022 को एक रेजोल्यूशन जारी किया था, पास किया था। उसमें कहा था कि हम पूरे भारत में लोकतंत्र बचाओ अभियान चलाएंगे। जब से उन्होंने ये अपना अभियान चलाना शुरू किया तब से देश में सांप्रदायिक घटनाओं में अपने आप बढ़ावा हो गया जी। और जैसे कि वो एक हिजाब कंट्रोवर्सी कर्नाटक में पैदा हुई। कर्नाटक का स्थानीय इशू था। पीएफआई के लोगों ने, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के लोगों ने इसको पूरे भारत में प्रचारित करा दिया। यहाँ तक कि वो अंतर्राष्ट्रीय विषय बन गया। इतना बड़ा विषय बन गया कि डर गैंग वालों को डर लगने लगा, लोग भारत छोड़ के जाने की बात करने लगे, तमाम बातें होने लगी। लेकिन उन्होंने जिस हिसाब से प्रोपेगेंडा रचा, वो प्रोपेगेंडा ही ऐसा था कि जो पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करे और साथ में एक वर्ग विशेष में भय का माहौल पैदा करके और सांप्रदायिक। लेकिन मजीदी जी, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मतलब अभी इस समय जो हम लोगों ने हाल फिलहाल के अंदर जो चीजें देखी या फिर जिस तरह की परिस्थितियां बन रही थी, आप ये कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं इसके पीछे पीएफआई का हाथ हो सकता है क्योंकि उसने जो मूवमेंट चलाया वो इसको कहीं पोषित कर रहा है, इसलिए हम लोगों ने देखा कि ये घटनाएं बढ़ी या इस तरह की घटनाओं को हम लोगों ने देखा विगत दिनों। देखिए, ये जो चीजें सामने आई है ना कि केवल एक कौसर मजीदी ने इस बात को नहीं कहा। आप पिछले 2 महीनों के तमाम वक्तव्य देखें, तमाम जांच एजेंसियों की जांचों को देखें। भाई, हम लोग तो आम लोग हैं, हम लोगों का सारा अखबार है, टेलीविजन है और या आर्टिकल्स वगैरह है जो बुद्धिजीवियों के आर्टिकल्स पढ़ते हैं, तो उन चीजों से तो साफ साफ चीजें सामने नजर आ रही हैं। और सबसे अहम बात यह है कि 17 फरवरी को कोटा में पीएफआई का सम्मेलन करना और 28 फरवरी को अहमदाबाद में वेबिनार करके गुजरात के दंगों को मतलब स्पेसिफिकेशन करके खास तौर से 4 राज्यों में उसको वितरित कराना, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इनमें वितरित कराना और उसके बाद इन्हीं प्रदेशों में दंगे होना, इन्हीं प्रदेशों में रामनवमी में दंगे होना। इसको आप किस संदर्भ में देखेंगे? भाई, ये तो कोई पीएफआई तो साफ साफ, अच्छा उन्होंने साफ साफ भी कहा है। अभी उन्होंने 29 अप्रैल को एक वीडियो जारी किया है, उनके पेज पे मौजूद है। उस वीडियो पे उन्होंने साफ साफ इकरार किया है कि ये एनआरसी में जो भी दंगे, जो भी प्रोटेस्ट हुए या जो भी मतलब जो है लोग गिरफ्तारियां हुई, वो उनके लोग ही थे और उन्होंने ही कराया था। तो जब वो इकरार कर रहे हैं, अपने जुर्म का खुद इकरार कर रहे हैं, तो सरकार उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करती है? यही बात हमने पत्र लिख करके कही है और सचेत किया है 3 राज्यों तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के पुलिस अधिकारियों को और वहां के मुख्यमंत्रियों को सचेत। बिल्कुल मजीदी साहब, देखिए आपने बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर रखी और बहुत सही तरीके से आपने उन सारी चीजों को जोड़ा है। मैं इस पर दबाव लेता हूं। देवेंद्र जी, देखिए एक तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के सवाल है, वो बिल्कुल उठना लाजमी है। यहां बैठे सारे पैनलिस्ट ने उठाया, चूंकि आपके खुद के सांसद भी पत्र लिख रहे हैं, इसका मतलब आपका एडमिनिस्ट्रेशन, कम से कम लोकल जो प्रशासन है, वो इस पर सही तरीके से संज्ञान नहीं ले रहा। दूसरा, रोहिंग्या वाले मसले पर अगर आएंगे या पीएफआई को ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बहुत बड़ी भूमिका है। रोक क्यों नहीं पा रहे हैं आप लोग? क्यों इस तरह से पत्र लिखने की नौबत आ रही है? लोगों को बताना पड़ रहा है कि साहब आप कार्रवाई करिए। देखिए, मजीदी साहब ने जिस तरह से कहा है और व्यक्ति विशेष, व्यक्ति रूप की जो बात करते हैं, व्यक्ति समाज विशेष पर उंगली उठाना, एक ही समाज को इंगित कर देना। एक तो मैं क्लियर कर देता हूं आपको, पहली बात पर छोटे से ही जवाब में
ये देश पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। आज आपको दंगे याद आते हैं, फसाद याद आते हैं, लेकिन अब से पहली सरकार का एक बार जिक्र कर लो। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश था, 500 से ज्यादा दंगे हैं। ईद नहीं, कोई भी त्योहार बिगड़ दंगे के नहीं गया। एक दंगा कहीं नहीं हुआ, कहीं एक दंगा नहीं हुआ, कहीं एक मूसे का बच्चा नहीं मरा। ये बेमतलब की बात उठाकर माहौल खराब करने का आप लोग सिर्फ प्रयास कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश जैसा जो प्रदेश है, आप जो कहते थे कि सबसे खतरनाक प्रदेश है, अरे क्या हुआ था पिछली गवर्नमेंट में? समाजवादी के लोगों ने मुजफ्फरनगर में क्यों कत्लेआम कितने लोग आपने शहीद करा दिए थे? ये एक मानसिकता आप लोगों के दिमाग में भर चुकी है। वो दंगे फसाद खत्म कर दिए। नहीं देवेंद्र प्रमुख जी, लेकिन देखिए मजीदी जी तो खुद बता रहे हैं आपको, कह रहे हैं कि भाई पीएफआई माहौल बिगाड़ सकता है। पीएफआई ने विगत दिनों जिस तरह से वीडियोस को जारी किया, वो आप लोगों को चेता रहे हैं कि कम से कम आप लोग इस पर एक्शन लीजिए, नहीं तो माहौल बिगड़ जाएगा। सिर्फ कौशल नाम पे ही चले गए। वो तो आपको ही बता रहे हैं कि आप करिए। उन्होंने बताया कि कैसे पीएफआई ने किया और जिन जिन स्टेट में उन लोगों ने कोशिश करी, वहीं देखिए दंगे हुए। वो तो आपको अलर्ट कर रहे हैं। सर कौशल जी ने आप ही की बात कही, देवेंद्र सर। कौशल साहब ने आप ही की बात की। नहीं, वही मैं कह रहा हूं देवेंद्र जी, आप शायद समझे नहीं, आप समझे नहीं मजीदी जी की बात को। वो तो आपको ही समझा रहा। मैंने तो स्पष्ट किया। मैं उनका नहीं, ये बात हजम नहीं हुई देवेंद्र सर। ये आपने उनकी बात को ही आपने, चलिए खैर कोई बात नहीं। वो भी अच्छी बात उठा रही, वो भी सवाल उठा रहे हैं, मुझे उनका भी जवाब देना। फजील सर, मेरे एंकर जो है मुझ पर सवाल उठा रहे हैं। आप मेरी बात को समझिए ना, कोई मैं नया प्रवक्ता नहीं हूं। नहीं, हमें पता है सर। नहीं, मुझे पता है मुझे बोलना क्या है, जवाब किसका देना है। मैंने तो बड़ी शालीनता से कौशल भाई को आप ठीक से सुन नहीं पाए, मेरा ये कहने का मतलब। कौशल भाई की बात पे तो सुनो, कौशल भाई की बात पे तो मुझे जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मुझे तो सवाल अलग से मिल रहा है, एक्स्ट्रा सवाल मिल रहा है। पीछे भी मुझे एंकर महोदय की तरफ से सवाल आया और अब भी उन्होंने मुझसे जवाब किया सीधा। कौशल भाई की बात पर तो मुझे बात पाने की जरूरत नहीं लगी, उससे पहले आप लोगों ने सवाल उठा दिए। मैंने तो बहुत स्पष्ट कहा है। मैं तो फिर आपको दोहरा रहा हूं कि जिस तरह के क्वेश्चन उठ रहे हैं वो तो देश में खत्म हो चुका है। आप जो ईद की बात कर लो, दीपावली की बात कर लो, या भैया दूज की बात करो, या होली की बात करो, या कोई भी बड़े त्योहार की बात करो, देश बिल्कुल शांत है, देश में कोई खतरा नहीं है। चलिए देवेंद्र जी, आपकी इसी बात के साथ मुझे चर्चा यही समाप्त करनी पड़ेगी, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं वो माहौल वैसा ही बरकरार रहे, हम उम्मीद यही करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए, उस तमाम चर्चा का हिस्सा आप सभी का बनने के लिए। हालांकि सवाल तो बनता है, मैं आज ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, चूंकि रोहिंग्या को लेकर या पीएफआई को लेकर के जो सवाल उठे हैं, या सुरक्षा एजेंसियों को जिस तरह से अब अलर्ट करने की कोशिश हो रही है, देखना यह है कि इस पर सरकारें किस तरह से संज्ञान लेती हैं। आज सवाल तो बनता है, मैं मेरे साथ फिलहाल इतना है।